हेलो 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 हेलो। व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स क्विज सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिला करेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर किस डे में आपकी छुट्टी रहेगी। सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्लास से, आपकी आपकी कोचिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप चैनल पर ही डाल दी जाएगी करेगी। और जितने भी आपकी पीडीएफ पढ़ाई की सारी चीजें आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेंगी। ये नए बच्चों को देना जानकारी बहुत जरूरी थी। पुराने बच्चों को तो पता है कि किस तरीके से इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई की जाती है। जो नए बच्चे, जो नए सेशन के नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको बताना ये कंपलसरी था। अब चलिए ध्यान से सुनिए। क्लास 12 के स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो डाला जिसमें मैंने बताया था कि 20 तारीख से आपका पहला लेक्चर, 20 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। आई एम रियली सो सॉरी कि हम लोग आज एक दिन लेट हो गए। 21 तारीख को आपकी क्लास पड़ी है, बिकॉज एक टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से हमें 21 तारीख को ये क्लास डालनी पड़ी है। ठीक है, तो क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान दें, आज हम आपको पहले चैप्टर से पहला लेक्चर बेसिक सारी चीजें क्लियर करते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे 12th की बोर्ड की पहली क्लास को मां सरस्वती का नाम लेकर के इसे स्टार्ट करेंगे ताकि आपका बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रह सके। ठीक है, मैं अमन उपाध्याय आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास अब नाउ। हाँ भाई, ध्यान से देखो बच्चों, सुनो। सबसे पहले तो हमें चैप्टर का फ्लो जान लेना चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीजें हैं, यानी कि उनका फ्लो जान लो कि चैप्टर किस बेस पर ये पहला चैप्टर है। आपका पहला चैप्टर है, मैं नाम डालना भूल गया, नाम चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, यानी कि यहां डाल दो आप रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो सर ये तो संबंध फलन ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं 11th। हाँ, 11th में आपने जो पढ़ा था ना वही है संबंध फलन, बस इसमें थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा। उसमें आपने संबंध फलन पढ़े थे, इसमें आप टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको। सुनो मेरी बात ध्यान से। और एक चीज और बेटा, कि ऑफलाइन कोचिंग के लिए मैंने आपको अभी भी लास्ट वीडियो में भी बताया था और अब बता रहा हूँ एक बार और, कि जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमन उपाध्याय टॉक्स के नाम से एक फॉर्म पड़ा है। अमन उपाध्याय टॉक्स के नाम से क्या पड़ा है? फॉर्म पड़ा है। उस फॉर्म को जाकर के फिल करो। देखो उसमें आपका नाम, आपके माता का नाम, पिताजी का नाम, आपका जेंडर, आपका क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें पूछेगा। जो जो आपको पूछेगा वो सारी चीजें आप डाल करके सबमिट करके फॉर्म को कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिया हुआ है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, 7078262401। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1 में, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हम क्या पढ़ेंगे? संबंधों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। कुल मिलाकर हम इसमें 3 प्रकार के रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 में फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। देखो सबसे मेन चीज आती है फलन, क्योंकि क्लास 12 में 4-5 चैप्टर लगातार जो हैं वो फलन से ही बने हुए हैं। आगे चल के जो आप पढ़ोगे क्लास 12 में 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो फलन से जुड़े हुए हैं और फलन से ही बने हुए हैं। अगर फलन ना हो तो वो चैप्टर कोई मायने नहीं रखते, वो बनते ही नहीं बिना फलन के। तो फलन को बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर करना है। थर्ड में हम पढ़ेंगे 1.3 में फलनों के संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन मतलब इनवर्स, उल्टा, है ना। तो यहाँ आप व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में आप क्या पढ़ेंगे? द्विआधारी संक्रिया, यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस। देखो ये कुछ जगहों पर ये हटा दी गई है सिलेबस में से, कुछ जगहों पर है, ज्यादातर पे तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा स्पेशल टॉपिक है बेटा, बहुत स्पेशल टॉपिक है बीएससी में। और उसमें इनकी एक अलग ही बुक है, ये द्विआधारी संक्रियाएं जो है इसकी एक अलग से बुक है। उसकी एक छोटी सी आप झलक देखोगे इस चैप्टर में, छोटी सी हल्की सी झलक देखोगे
इस टॉपिक की। वैसे तो ये ज्यादातर बोर्ड्स में हटा दी गई है, लेकिन कुछ बोर्ड्स हैं जिसमें दी हुई है ये, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का फ्लो था। क्लियर है कि 1.2 में ये पढ़ाया जाएगा, 1.1 में ये पढ़ाया जाएगा, 3 में ये पढ़ाया जाएगा, 4 में ये पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर का फ्लो है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम आज टॉपिक कवर करेंगे संबंधों के प्रकार, ठीक है। चलिए भाई, एक सेकंड। हाँ भाई, तो संबंधों के प्रकार को शुरू करने से पहले मैं संबंध बता देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ कि संबंध क्या है, तब आप संबंध के प्रकार पढ़ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, संबंध का मतलब क्या है। हमने समुच्चय पढ़ा था। समुच्चय के अवयवों के जो बीच में, समुच्चयों के अवयवों के जो बीच में संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कहते हैं। क्या क्या समझे, जो रिलेशन, जो जो आपसी में कनेक्ट रहते हैं, यानी कि दो अवयव हैं ये और ये दोनों, आप इनके जो अंदर जो दो समुच्चय हैं ए और बी, इनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट हैं, जो कनेक्टिविटी है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अब कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, एक सेकंड। हाँ भाई, तो कैसे समझेंगे, देखो जैसे दो वो दे रखे हैं उसने हमें, क्या दे रखा है, जैसे एक समुच्चय ये है और एक समुच्चय है, इसका भी नाम पी है और इसका भी नाम पी है, ठीक है। और इनके बीच में क्या है बेटा, रिलेशन है आर, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, और यहाँ भी 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट इसमें। अब ये कैसे कनेक्ट है, देखो जैसे एक का रिलेशन 2 से भी है, एक का रिलेशन 3 से भी है, एक का रिलेशन 4 से भी है, ठीक है। अब दो का रिलेशन 3 से भी है, 2 का रिलेशन 4 से भी है, और 3 का रिलेशन ओनली फॉर 4 से है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है बेटा, कि इसमें रिलेशन को दर्शाना है, ठीक है। रिलेशन को कैसे दर्शाओगे, देखो आर इज इक्वल टू पी टेन टू पी, यानी कि पी से पी में परिभाषित है। क्या परिभाषित है कि आर किस तरीके से है, आर इज इक्वल टू 1 का 1,2 1,3 1,4, क्योंकि 1 का 2 से भी है, 1 का 3 से भी है, 1 का 4 से भी है, ठीक है। 2,3 2,4 और ये 3,4, तो 1 का इन तीनों से था, 2 का इन दोनों से था, और 3 का सिर्फ 4 से था। तो ये हो गया रिलेशन। हमने दर्शाया कि सर इस तरीके से इसमें रिलेशन है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं हम रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप, इसे बोलते हैं हम रोस्टर रूप। इसी को अगर मैं बोल दूं कि समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, तो समुच्चय निर्माण रूप कैसा होता है, देखो ध्यान से समझो। समुच्चय निर्माण रूप आपका किस टाइप का होता है हाँ भाई, कौन कौन आ गया, अब देखो समुच्चय निर्माण रूप देखते हैं। जैसे आर बराबर ऐसे ही लिखेंगे हम, इसके एलिमेंट्स को x मानते हैं और इसके एलिमेंट्स को y मानते हैं, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ गए। इसके x मान लो, इसके y मान लो। अच्छा, तो ये किस तरीके से x, y के रूप में है। देखो x y x y x y x y, x, y के रूप में है नहीं है, एक x का अवयव है तो एक y का है, एक x का है तो एक y का है, ठीक है। इस तरीके के रूप में है ये। अब ये कैसे हैं, देखो हमने रिलेशन देखा, 2 से x से एक बड़ा है y, x से एक बड़ा है y, यानी कि हर जगह देखो y के जो अवयव है वो x के अवयवों से बड़े हैं, है नहीं है। इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि सर y जो है सच दैट, देखो x, y सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि y जो है वो x के अवयवों से बड़ा है, यानी कि ये इस तरीके से y ग्रेटर देन x, ऐसे लिख सकते हैं। ये समुच्चय निर्माण रूप है, देखकर पता करते हैं कि किस तरीके से समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है।
ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर y जो है x के अवयवों से बड़ा है, कभी किसी में 2 बड़ा है लेकिन है बड़ा सर, है? हाँ बेटा बिल्कुल है। और कैसे है सर? और क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू p है और y बिलोंग्स टू p है, y बिलोंग्स टू p है। ये है नहीं है? हाँ सर है बिल्कुल। तो देखो ये समुच्चय निर्माण रूप है। ये क्या है? समुच्चय निर्माण रूप है। ये समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर दिया हमने। ये रोस्टर में था, ये समुच्चय निर्माण रूप में था। अब देखो ध्यान से सुनो, एक चीज और आती है। क्या आती है? एक चीज कि संबंध में हमने पढ़ा था रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप और 3 चीज और पढ़ी थी। याद करो क्या था सर? क्या था? 3 चीज क्या थी? प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ये 3 चीज और थी। कौन कौन सी थी? प्रांत, सहप्रांत और परिसर। क्या था? देखो सुनो, प्रांत किसे बोलते हैं? प्रांत पहले मैं ओरली बताता हूँ आपको। प्रांत का मतलब होता है जो ए के वो अवयव जो काम कर रहे हैं, यानी कि ए मान लो ऐसे, ए हमेशा पहला वाला होता है, बी हमेशा बाद वाला होता है, यानी कि सेकंड वाला बी होता है और पहला वाला ए होता है। तो बोल देते हैं कि ए, यहाँ तो पी लिख रहा है लेकिन मैं ए मानकर चल रहा हूँ कि ए के वे अवयव जो काम लिए जा रहे हैं। काम लिए जा रहे हैं का मतलब क्या मतलब है कि 1 भी काम कर रहा है, 2 भी काम कर रहा है, 3 भी काम कर रहा है, लेकिन 4 छूट रहा है सर। तो 4 को नहीं लिखेंगे प्रांत में, जो काम कर रहे हैं उनको लिखेंगे प्रांत में। किनको लिखेंगे? जो काम कर रहे हैं, यानी कि प्रांत इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये प्रांत के ये 3 अवयव काम कर रहे हैं, तो तीनों को हमने प्रांत में लिख दिया। ए के वे अवयव जो काम कर रहे हैं, जो फ्री नहीं है, जो काम कर रहे हैं। ये निठल्ला है, ये काम नहीं कर रहा है, इसे नहीं लिखेंगे प्रांत में। क्या क्यों नहीं लिखेंगे? ये काम कर ही नहीं रहा है। इसको हम क्यों प्रदर्शित करें जब ये कुछ कर ही नहीं रहा है? तो हम तो इन तीनों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब सह प्रांत की बारी आती है। ये तो हो गया प्रांत। अब आती है सह प्रांत की बारी। किसकी बारी? सह प्रांत की बारी। सह प्रांत, सह प्रांत का मतलब होता है पूरा का पूरा बी अवयव, बी समुच्चय काम कर रहे हो ना करो, डजन मैटर। हमें तो पूरा बी उतारना है। हमें काम कर रहे हो ना कर रहे हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है। कोई निठल्ला बैठा है, बैठा रहने दो। कोई काम कितना भी कर रहा है, करने दो। हम तो सबके सब लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सह प्रांत का मतलब ही होता है कि पूरा का पूरा बी समुच्चय है ना। तो बस इसे बी मान के इसे पी, या तो आप इसके सारे अवयव लिख दो 1, 2, 3, 4, या फिर ऐसे लिख दिया करो कि कोष्टक में पी, बी लिख रहा हो तो बी लिख दो, ए लिख रहा हो तो ए लिख दो। तो सह प्रांत का क्या मतलब होता है? पूरा का पूरा बी समुच्चय। क्या बेटा? पूरा का पूरा बी समुच्चय। परिसर की बात करते हैं। देखो अब आता है परिसर। 3 चीज थी, प्रांत, सह प्रांत तो परिसर। तो परिसर में क्या आता है? परिसर सर याद तो आ रहा है। हाँ, परिसर का मतलब ये था कि बी के वे अवयव जो काम कर रहे हो। नहीं समझे? बी के वे अवयव जो काम कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ए निठल्ला बैठा है, 2, 3, 4 काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2, 3, 4 काम कर रहे हैं। तो 2, 3, 4 लिखेंगे परिसर में। क्या लिखेंगे? 2, 3, 4, है ना। तो परिसर में 2, 3, 4 ये आ गया। प्रांत, सह प्रांत तो परिसर। एक बार और रिपीट करते हैं। प्रांत वे अवयव जो एक अवयव जो काम कर रहे हैं उसे प्रांत बोलते हैं। ठीक है सर। सह प्रांत पूरा का पूरा बी समुच्चय काम कर रहा हो ना कर रहा हो, डजन मैटर, बस लिखना है। ठीक है। परिसर वो जो बी के वे अवयव जो काम कर रहे हो, जो काम में आ रहे हो, तो परिसर हमने बता दिया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। फटाफट से कमेंट में लिखो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे अब। हाँ भाई, तो ये देखो, संबंध आपने समझ लिया, रिलेशन आपने हाँ जी सर समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया। ठीक है, अब देखो समझते हैं क्या संबंधों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, 4 तरीके के संबंध होते हैं। आप 12th में 4 तरीके के संबंध पढ़ोगे। कौन कौन से? समझो। पहला सतुल्य संबंध। ठीक है सर, ये क्या होता है? आगे बताएंगे बेटा। दूसरा समय संबंध, ये क्या है सर? ये भी आगे बताएंगे। तीसरा संक्रामक संबंध, ये भी आगे बता देंगे। और चौथा तुल्यता संबंध। पहले अभी आप इतना याद रखो, सर हमें 12th में 4 तरीके के
सतुल्य 4 तरीके के संबंध पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक था सतुल्य संबंध, दूसरा था सम्य संबंध, तीसरा था संक्रामक और चौथा था तुल्यता संबंध। ठीक है, इतना क्लियर है। स्टार्टिंग करते हैं किससे? सतुल्य संबंध से। 1 मिनट। हाँ भाई, तो ये हो गया सतुल्य संबंध। देखो सतुल्य संबंध का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वतुल्य। स्वतुल्य यानी कि स्वयं के तुल्य, यानी कि स्वयं के बराबर। स्वतुल्य का मतलब स्वयं के बराबर, उसे संबंध कहते हैं। क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब ये है कि अगर दो समुच्चय दे रखे हैं, उसके सारे एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स से कनेक्ट हैं, तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है सर। इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 1 1 से कनेक्ट है, 2 2 से कनेक्ट है, 3 3 से कनेक्ट है, 4 4 से कनेक्ट है। ओके, इतना समझ गए। देखो वो इसके यहाँ आर लगा दो, ठीक है। प्रांत के सारे अवयव, प्रांत के सारे अवयव परिसर के बराबर, मतलब परिसर से कनेक्ट हैं। यानी कि ना तो इधर का कोई अवयव छूट रहा, ना इधर का कोई अवयव छूट रहा, सारे काम इधर के कर रहे हैं और एक दूसरे के बराबर हैं। यानी 1 1 से कर रहा है, 2 2 से करना चाहिए, 3 3 से करना चाहिए, 3 और 4 4 से करना चाहिए। फिर भले ही चाहे 1 3 से क्यों ना कर रहा हो बाद में, लेकिन 1 से जरूर करना चाहिए, 2 2 से जरूर करना चाहिए, फिर चाहे 2 4 से क्यों ना कर रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। डजन मैटर बच्चों, डजन मैटर। 3 3 से करना चाहिए, फिर चाहे 3 1 से कर रहा हो। हाँ, यही इसकी कंडीशन है, जब ही स्वतुल्य होगा। और 4 4 से करना चाहिए, चाहे बाद में 4 3 से कर रहा हो या 2 से कर रहा हो या 1 से कर रहा हो, लेकिन 4 4 से जरूर कनेक्ट होना चाहिए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज और आती है, एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ अगर 5 हुआ, यहाँ अगर 5 हुआ और वो छूट गया और 5 के बाद में इधर कोई भी अवयव है और दोनों छूट रहे हैं, तो वो सतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि छूट रहे हैं ना। हमारी कंडीशन तो ये है कि सारे अवयव काम करने चाहिए और सारे अवयवों का अपना 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 प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी कि 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का 2 मिल रहा है, 3 का 3 मिल रहा है, 4 का 4 मिल रहा है। अगर 5 का नहीं मिल रहा है तो फिर वो सतुल्य नहीं है। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझो जितना है। ठीक है, तो ये क्या है? सतुल्य है। सतुल्य इसे कैसे लिखेंगे? R बराबर 1,1 2,2 3,3 4,4, ठीक है, इतना दे रखा है। तो ये सतुल्य है। यानी कि 1,1 मिल गया, 2,2 मिल गया, 3,3 मिल गया, 4,4 मिल गया, सतुल्य है। बात खत्म। इतना याद रखो, बात खत्म कि ये चारों मिल गए तो सतुल्य है। अच्छा, एक चीज और, जैसे 1 का 3 से मिल गया, 2 का 4 से मिल गया, 3 का 1 से मिल गया और 4 का 2 से मिल गया, तो इसमें एक चीज बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? कि 1,1 तो 1,3 भी है। ठीक है सर। 2,2 है, हाँ है, तो 2 का 2 से तो है, 4 से भी है, 2,4, ठीक है। और 3 का 3 से है, हाँ है, और 3,1 है, जरूर है, 3,1 जरूर है ना। और 4,4 है, तो 4,3 भी है, 4,3 भी है। ठीक है, तो अब ये एक चीज देखो, आपको अगर ऐसा संबंध दे दिया है लंबा चौड़ा, आप कुछ मत देखो। सबसे पहले देखो कि अवयव एक, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1,1 है, हाँ है, इसे कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1,3 है, हमें कोई मतलब नहीं है। 2,2 है, हाँ है, बिल्कुल है। 2,4 है, हमें कोई मतलब। 3,3 मिल गया, इसे भी ठीक है। 3,1 है, हमें कोई मतलब नहीं है। 4,4 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। 4,3 है, इससे कोई मतलब नहीं है। 1,1 मिल गया, 2,2 मिल गया, 3,3 मिल गया, 4,4 मिल गया, सतुल्य है। बात खत्म। इतना याद रखो कि 1,1 2,2 3,3 4,4 मिल गया तो बात खत्म। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। आगे बढ़े।
अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, सम्मित संबंध की। ठीक है, इसे नोट कर लो, नोट डाउन। हाँ जी, अब बात करेंगे हम किसकी, सम्मित संबंध की। किसकी, सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। संबंध सतुल्य को मैं लिखना भूल गया था, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं उसे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सममित, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सममित यानी कि ये समाया हुआ है, यानी कि एक दूसरे में समाये हुए, यानी कि इसका क्या मतलब है, देखो सुनो, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। ए दे रखा है और ये बी दे रखा है। ठीक है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये दे रखा है। एक का एक से है, हाँ जी है, बिल्कुल है, एक का एक से है। एक का दो से है, हाँ जी है, बिल्कुल है। दो का एक से दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। ठीक है, दो का तीन से है, हाँ है, और तीन का चार से है, हाँ जी है, बिल्कुल है, ये दे रखा है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन की एक कंडीशन होती है कि उसके अवयव जैसे ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए। यानी कि क्या मतलब है इसका कहना, कि अगर अवयवों में 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, यानी कि उसका उल्टा जरूर मिलना चाहिए। नहीं समझे, 1,3 का उल्टा 3,1, 1,2 का उल्टा 2,1। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि, और सारे रिलेशन का मिलना चाहिए, जितने भी उसमें अवयव में सबके उल्टे होने चाहिए। अब देखो 1,1, एक का फिर दो से 1,2, ठीक है, 2,1, ठीक है, 2,3, ठीक है, 3,4, ठीक है सर, इतना समझ गए। अब ये देखो 1,1, पहले इसको 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 पास करते हैं। 1,1, हाँ, 1,1 का उल्टा क्या होता है, 1,1 का उल्टा 1,1 होता है, तो मिल गया ना हमें, यहाँ पे रिलेशन में यहाँ मिल गया ना हमें 1,1, तो ये पास हो गया। ठीक है सर, 1,2, 1,2 का उल्टा 2,1, तो 1,2 का उल्टा कहीं है, हाँ है, ये है, तो ये भी पास हो गया। ठीक है, अब 2,1 का उल्टा होता है 1,2, तो ये यहाँ पर है 1,2, तो ये भी पास हो गया। ठीक है सर, अब 2,3 का उल्टा 3,2 नहीं है, कैंसर, सम्मित नहीं है। 3,4 का भी नहीं है, कैंसर, सम्मित नहीं है। अगर इन दोनों के उल्टे मिल जाते ना, अगर 3,2 का 2,3 मिल जाता और 3,4 का 4,3 मिल जाता, तो ये पूरा रिलेशन सिमेट्रिक होता, सम्मित होता। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी अवयव सबको चेक करना पड़ता है कि सबका उल्टा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। समझ गए आप, इनकी कंडीशंस हैं, थ्योरम है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप चेक कर लेना, या फिर एक काम करना, नहीं मैं आपको अलग से ही कराऊंगा, इस सेशन का नया कराऊंगा, बिल्कुल नए तरीके से कराऊंगा, नए सिरे से स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि 1,1 का 1,1 मिलना चाहिए, 1,2 का 2,1 मिलना चाहिए, 2,3 का 3,2 मिलना है, तो सिमेट्रिक है, वरना अन्यथा ये नॉन सिमेट्रिक है। इतना समझ गए। अब बात करते हैं आगे संक्रामक संबंध की, इसे नोट करो। हाँ जी बच्चों, एक काम करो कि संक्रामक को सीखने से पहले आप सम्मित और सतुल्य की छोटी सी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इस प्रैक्टिस के बाद में आपको संक्रामक और तुल्यता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, वो भी बहुत ईजी है। देखो ये रिलेशन दे रखा है, एग्जाम्पल है ये, कि ए बराबर इतना है, ठीक है, और आर रिलेशन ए से ए में, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसमें इसने दूसरा समुच्चय नहीं दे रखा है, लेकिन कह रखा है कि आर रिलेशन जो वो ए से ए में ही है, यानी कि ए जितना दे रखा है ना उतना ही ए से रिलेशन ए में ही है, यानी कि 1 2 3 दे रखा है तो ए से ए में है, तो इधर भी 1 2 3 है, ऐसे है, ये इस टाइप से बोल रखा है। ठीक है, अच्छा सर, समझ गए सर, समझ गए। अच्छा, अब इसने बोला है कि इसमें संक्रामक और सतुल्य बताने हैं, कि ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये संक्रामक, इसमें से कौन कौन से संक्रामक हैं, वो सॉरी संक्रामक बोल गया, रियली सो सॉरी, सतुल्य और सम्मित, कौन कौन से सतुल्य हैं, कौन कौन से सम्मित हैं, ये बताने हैं आपको। ठीक है, तो पहला चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, पहले सतुल्य चेक कर लेते हैं। सतुल्य की कंडीशन क्या थी कि 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 3 अवयव है, तीनों का तीनों से होना चाहिए,
तो 1 का 1 से है, हाँ है। 2 का 2 से है, हाँ है। 3 का 3 से है, हाँ है। 1,2 है, यानी कि 1 का 2 से, कोई बात नहीं। 1 का 1 से मिल गया ना, 2 का 2 से मिल गया ना, 3 का 3 से मिल गया, तो ये सतुल्य है। तो यहाँ लिखोगे आप स्वतुल्य, स्वतुल्य है। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं इसमें। संक्रामक की कंडीशन, संक्रामक कह रहा हूँ, सतुल्य उसकी सममित की कंडीशन क्या थी कि 1 का 2 से तो 2 का 1 से, है ना। 3 का 2 से तो 2 का 3 से, इनका उल्टा मिलना चाहिए। तो इसमें देखते हैं 1 का 1 से, 1 का 1, 1,1 का उल्टा क्या होता है, 1,1 मिल गया, पहला पास। 2,2 का उल्टा क्या होता है, 2,2 ही होता है, तो मिल गया, ठीक है। 3,3 का उल्टा क्या होता है, 3,3 का उल्टा होता है 3,3, ये भी मिल गया। 1,2 का उल्टा क्या होता है, 2,1, क्या 2,1 है, नहीं है, तो बस यहाँ लिख दो सममित नहीं है। ओके सर, ठीक है, समझ गए। दूसरा देखते हैं, इसमें भी सतुल्य सममित चेक करने, पहले सतुल्य कर लेते हैं। 1,1 है, 2,2, 2,2 है, 3,3 है। आगे हमें चेक करना ही नहीं है, जब तीनों के तीनों मिल गए, क्या मतलब है, 1 का 1 से मिल गया, 2 का 2 से मिल गया, 3 का 3 से मिल गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो सतुल्य है। ठीक है सर, सतुल्य है, यहाँ लिख देते हैं फिर स्वतुल्य है। ठीक है, मेरे साथ साथ नोटबुक में लिखते जाओ जल्दी जल्दी, अगर आपको समझ में आ गया है तो। सबमिट चेक करते हैं। 1 का 1 से, 1 का 1 से मिल गया, ठीक है। 2 का 2,2 का उल्टा 2,2 मिल गया। 3,3 का उल्टा 3,3 मिल गया। 1,2 का उल्टा 2,1, 1,2 का उल्टा, हाँ ये रहा, तो ये भी पास। 2,1 का उल्टा 1,2 मिल गया, ये भी पास। 2,3 का उल्टा 3,2 मिल गया, ये भी पास। और 3,2 का उल्टा 2,3 होता है, ये भी मिल गया, इनकी सममित है। वाह, मिल गया, सममित है। ठीक है, अब तीसरा चेक करते हैं। 2,2, 3,3, लेकिन 1,1 नहीं है, नहीं है ना, शुरुआत में ही नहीं है, 1,1 ही नहीं है, तो फिर ये तो सतुल्य है ही नहीं। तो स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है। सबमिट चेक करें। 2,2 का उल्टा 2,2 है, ठीक है। 3,3 का उल्टा 3,3 है, ठीक है सर। 1,2 का उल्टा 2,1 और 2,1 का उल्टा 1,2, यानी कि ये भी पास हो गया, तो ये सममित है, सममित है। ठीक है सर, चौथा देखते हैं। 2,2, 3,3 स्वतुल्य तो है ही नहीं है, क्योंकि 1,1 ही नहीं मिला हमें, तो स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, सममित है। चेक करते हैं। 2,2 का उल्टा 2,2 मिल गया, 3,3 का उल्टा 3,3 मिल गया, 1,2 का उल्टा 2,1 नहीं मिला, तो ये सममित भी नहीं है। तो तुल्य नहीं है तो सममित भी नहीं है, तो तुल्य नहीं है और सममित भी नहीं है, नहीं है। हाँ जी, समझ में आया? किस किस को समझ आया, चेक करके बताओ मुझे। देखो, नोट करो, एक बार रिवाइज करो ध्यान से, वीडियो पॉज करके देखो एक बार, समझो ध्यान से। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है, चेक करके बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करो। हाँ भाई, तो अब सर ये आपने क्यों रख दिए दोबारा से स्वतुल्य सबमित, मैं बता रहा हूँ ना। सबमित को, इसको संक्रामक को समझने के लिए इनको मैथमेटिकल रूप में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसे, इन दोनों को मैं डायग्राम सहित आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इसको डायग्राम से समझाना थोड़ा सा अलग पड़ जाएगा मैटर। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाओगे। मैं इजी से इजी मेथड की कोशिश करता हूँ कि बच्चों को इजी से इजी तरीके से समझाया जा सके, बस समझ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसे हम, मैं इसे मैथमेटिकल रूप में लिख सकता हूँ। कैसे? कि सतुल्य की कंडीशन क्या थी, कि सतुल्य की कंडीशन थी सर 1,a होना चाहिए। 1,a का मतलब 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ए से ए में परिभाषित कोई भी संबंध है, ठीक है, और ये आर है, ठीक है। इनके अवयवों के बीच, इनके जो ये अवयव लिखे होते हैं, है ना, इनके ये जो अवयव लिखे होते हैं, इनको हम छोटे कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल ए मान लेते हैं।
अगर इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है और इसका इससे, फिर चाहे भले ही इसका दोबारा से इससे हो, लेकिन इसका इससे जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि एक का एक से मिलना जरूरी है। फिर भले ही चाहे बाद में एक जो है दो से कनेक्ट हो रहा हो या चार से कनेक्ट हो, डजंट मैटर, लेकिन एक का एक से जरूर होना चाहिए। किसका? एक का एक से जरूर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ए कोमा ए जरूर होना चाहिए। हम ए मान लेते हैं, ए कॉमा ए जरूर होना चाहिए। किसमें? रिलेशन में। बिलोंग करना चाहिए किसमें? रिलेशन में। इसका मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग करना। बिलोंग माने उसके अंदर, बिलोंग, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रिलेशन, ठीक है। और यहाँ लगा दो फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब इसका, इस साइन को हम बोलते हैं क्या? फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है सभी मान, सभी मान, ठीक है। यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो समतुल्य है। क्या मतलब है कहने का? कि ए कॉमा ए यानी कि 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, तो वो समतुल्य है, अन्यथा समतुल्य नहीं है। इसे मैंने मैथमेटिकल रूप में लिख दिया। और दूसरा क्या कि एक चीज लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर और दूसरा ए भी बिलोंग्स टू आर। और आर नहीं, सॉरी, यहाँ आर नहीं, यहाँ आप क्या लिखोगे कि छोटे छोटे ए इसमें बिलोंग करने चाहिए, इन दोनों में, इन दोनों के अंदर ही तो आते हैं, तो यह कैपिटल ए लिख दो। क्या लिख दो? कैपिटल ए। इतना समझ गए? इसे मैंने किस रूप में लिखा? स्वतुल्य को मैथमेटिकल रूप में लिख दिया कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो वो सतुल्य है। समझ गए? अब आते हैं सममित पर। सममित की कंडीशन क्या थी सर? सममित की कंडीशन ये थी कि 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझे कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 3,4 है तो 4,3 होना चाहिए, उल्टा जरूर होना चाहिए। तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो यहाँ देखो, फॉर ऑल ए कॉमा बी, यानी कि ऐसे ही तो होगा कि 1 का 2 से 2, तो 1 कॉमा बी तो ही लिखूंगा, 1 कॉमा ए नहीं लिख सकता, क्योंकि उसमें तो सेम होता है 1 कॉमा 1। तो 1 कॉमा 1 यहाँ तो 1 कॉमा 2 है ना, या फिर 1 कॉमा 3 है, तो अलग अलग लिखेंगे ना 1 कॉमा बी। तो 1 कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये मैथमेटिकल रूप है किसका? सममित का। किसका बेटा? सममित का। ये मैथमेटिकल रूप है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर, तो सममित है, अन्यथा सममित नहीं है। अगर अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो वो सममित नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक की कंडीशन यही होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यही तो हमने सीखा था। तो मैंने ऐसे सिमेट्रिक को भी मैथमेटिकल रूप में लिख दिया। दूसरा यहाँ ये जरूर लिखना जरूरी है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसमें ऐसे तो लिए गए हैं, तो ये लिखना बहुत जरूरी है इसमें। अब आती है बात किसकी? संक्रामक की। संक्रामक को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की बात आती है। आप बहुत देर से बैठे थे कि सर ट्रांजिटिव कब बताएंगे, सर संक्रामक कब बताएंगे? अब बता रहे हैं ना। देखो सतुल्य की क्या थी? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सममित की क्या थी? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब संक्रामक की सुन लो। संक्रामक को डायग्राम से क्यों नहीं समझा सकता था मैं बता रहा हूँ। आप इसकी, सबको दिख रहा है? एक सेकंड मैं देखता हूँ आप लोगों को नीचे का दिख रहा है या नहीं। ठीक है, सबको हम ये देखो, फॉर ऑल अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि 1 का 2 से 1,2 रिलेशन के अंदर है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बेटा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अरे सर ये क्या बात हुई? बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर तो ऐसे इसमें भी बोल सकते हैं। हाँ बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट इसमें 2 कंडीशन आती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो बी से बी को काटने पर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। क्या थी? फिर ध्यान से सुनो एक बार और।
कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, और बी को बी से काटने पर मुझे कहीं भी रिलेशन में कहीं भी ए कोमा सी मिलता है, बी से बी को काटने पर ए कोमा सी मिलता है, तो वो संक्रामक है। यानी कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए तो संक्रामक है, अन्यथा संक्रामक नहीं है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? कहने का मतलब क्या? अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा संक्रामक को। बस इतना याद रखो कि मैथमेटिकल रूप में सतुल्य को ऐसे लिखते हैं, सममित को ऐसे लिखते हैं, और संक्रामक को ऐसे लिखते हैं। क्या कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ये दोनों हैं तो बी से बी को काटने पर ए कोमा सी मुझे मिलना चाहिए। ये इंपोर्टेंट है, इसके लिए क्या है, ये चीज इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ओके, समझ गए? संक्रामक का मतलब समझे आप लोग या नहीं समझे? कमेंट में फटाफट लिखो कि जी सर हम अच्छे से समझ गए। अभी और अच्छे से समझाओगे, और अच्छे से समझ जाओगे, खुद क्वेश्चन बनाने लगोगे, खुद क्वेश्चन। इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें आज, इन संबंधों के प्रकार को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप खुद क्वेश्चन बनाओगे, खुद टीचर बन जाओगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो भाई, हाँ जी, तो चेक करते हैं। अब देखो सुनो, सतुल्य आपको पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, सम्मित पढ़ लिया, संक्रामक पढ़ लिया। एग्जाम्पल के थ्रू संक्रामक को क्लियर करते हैं। सम्मित, सतुल्य और सम्मित आपको अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था इसी टाइप का, उसमें आपने सतुल्य और सम्मित चेक किए थे। अब इसमें संक्रामक भी चेक करना है, साथ में सतुल्य सम्मित भी कराऊंगा मैं। ठीक है, पहले सतुल्य, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। सतुल्य 1,1 है, ठीक है जी, है। 2,2 है, हाँ है। 3,3 है, देखो 1,1 मिल गया, 2,2 मिल गया, 3,3 मिल गया। सर सतुल्य है? हाँ बेटा है सतुल्य, ठीक है बिल्कुल है, सतुल्य है। ठीक है सर, सबमिट चेक करते हैं। 1,1 का उल्टा 1,1 होता है, ठीक है। 1,2 का उल्टा 2,1 होता है, कहीं है? नहीं है, सबमिट है ही नहीं। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब 2,1 ही नहीं है तो सबमिट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं संक्रामक पे, ध्यान से सुनना। संक्रामक की कंडीशन क्या थी? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बी से बी को कट करते हैं, और सी कोमा ए अगर मिलता है रिलेशन में तो संक्रामक है। बिल्कुल यही कंडीशन थी, गलत तो नहीं बोला मैं? ठीक है, सब चेक करते हैं। ए कोमा ए का उल्टा ए कोमा ए, और एक से एक को काटने पर 1,1 मिलता है तो क्या संक्रामक है? हाँ, ये तो क्लियर हो गया सर। अच्छा, आगे देखते हैं। 1,2 का उल्टा 2,1 होता है, 2 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, हाँ है। लेकिन ये देखो 1,1 2,2 यानी कि ए कोमा बी और बी कोमा सी, और मैं इस दो से ध्यान से देखो बच्चों, इस दो को काटे, यानी कि बी से इससे इस बी को, यानी कि ये ए कोमा बी के रूप में और बी कोमा सी के रूप में, इस बी से इस बी को काटता हूँ और 1,2 रिलेशन में मिल रहा है। हाँ, 1,2 रिलेशन में यही है, तो बेटा बिल्कुल ये भी पास हो गया, संक्रामक है। आगे बढ़ते हैं, 1,3 की बात करते हैं। 1,3 की बात करें, ठीक है, 1,3 की बात करते हैं। 1,3 और 3,3 यानी कि ए कोमा बी के रूप में और ये बी कोमा सी के रूप में, इस तीन को मैं कैंसिल करता हूं और 1,3 मिल रहा है, तो ये संक्रामक है। ठीक है, ये 2,2 3,3 और 1,1 को छोड़ देना है आपको। एक काम करना है, आप कंफ्यूज ना हो, अगर रिलेशन में संक्रामक पूछ रहा है तो सतुल्य वाली चीजों को बिल्कुल हटा दो, इसको और इसको हटा दो, इनमें चेक करो बाकी बचे हुए। तो 1,2 से हमने चेक किया था तो हमें मिल गया था, 1,3 से चेक किया तो मिल गया था, तो ये संक्रामक है। हाँ है, बिल्कुल है, संक्रामक है। आगे चेक कराऊंगा, अभी देखो टेंशन मत लो, आगे चेक कराऊंगा। अब देखो इसमें देखते हैं 1,1, मैंने क्या बोला, सतुल्य वाली चीजों को तो क्लियर ही कर दो, आप हटा दो इन्हें तो बिल्कुल। अब इनमें चेक करो 1,2 और 2,1, क्या मतलब है इसका? जब ए कोमा बी है, क्या बी कोमा सी है? ये तो ए ही है ना, नहीं है तो संक्रामक है ही नहीं। अरे मैंने डायरेक्ट संक्रामक चेक करा दिया, सतुल्य तो कराया ही नहीं इसमें। चलो करते हैं आगे।
मैंने यहाँ लिख दिया संक्रामक नहीं है। ठीक है सर, नहीं है। सतुल्य चेक करना, 1,1 2,2 नहीं है, तो ये सतुल्य भी नहीं है। सतुल्य नहीं है। सबमिट और चेक कर लेते हैं जल्दी से। 1,1 का उल्टा 1,1 होता है, 1,2 का उल्टा 2,1 होता है। सम्मित तो है ये, न सतुल्य है न संक्रामक है, लेकिन सम्मित है। सममित है। ठीक है सर, इसे चेक करते हैं। 1,1 2, ये सतुल्य नहीं है बेटा, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, सम्मित चेक करते हैं। 1,2 है, 2,1 है, सम्मित है, बिल्कुल है, सममित है। संक्रामक चेक करें सर? हाँ चेक बिल्कुल करो। 1,2 और 2,1 संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक ही लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें हम क्या करेंगे, संक्रामक चेक करते हैं। ठीक है, इसमें सतुल्य सम्मित को छोड़ते हैं। अब आपने काफी प्रैक्टिस कर ली सतुल्य सम्मित की, आगे जब क्लास में कल वाली में क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें और कर लेंगे संक्रामक उसकी सम्मित और सतुल्य की। ठीक है, तो इसमें संक्रामक की कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की कर लेते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैंने अभी बताया था शायद उसमें शुरू में थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, लेकिन अब देख लो, ध्यान से सुन लो, देखो सुनो। एक शॉर्टकट क्या है कि आपको जब भी संक्रामक चेक करना हो, सतुल्य की सारी चीजों को बिल्कुल छुपा लो। ये सतुल्य है ना, 1,1 2,2 3,3, इन तीनों को तो आप भूल ही जाओ, छुपा लो। बचता है ये, जो भी बचता है, मतलब चाहे 2 बचे चाहे 3 बचे, यहाँ तो एक ही बचा है, जो भी बचता है उसे चेक करो। ठीक है, तो 1,2 ये A,B है, हाँ जी है। क्या B से शुरू होने वाला दूसरा है, 2 से शुरू होने वाला, इनको छोड़ दो, आगे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। 1,2 2,3 3,3 इनको छुपा लो, ये किसके हैं, सतुल्य के। बचे हुए में चेक करो, 1,2 2 से शुरू होने वाले ये है, लेकिन ये A,B है, B,C नहीं है। क्या समझे? नहीं समझे? क्या हुआ? अच्छा एक सेकंड, सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी, ये संक्रामक है। अगर एक कंडीशन में बताना भूल गया, अगर A,B और B से शुरू होने वाला कुछ भी नहीं है तो संक्रामक होता है। नहीं समझे? समझे या नहीं? वो संक्रामक मान लेते हैं उसको, बी से कुछ शुरू होने वाले ही नहीं है, तभी तो A,C मिलेगा। तो बी से शुरू होने वाला नहीं है तो C,A कहाँ से मिल जाएगा, तो उसे हम संक्रामक मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1,2 मतलब A,B B,C, B से शुरू होने वाला तो है, लेकिन B,A है, B,C नहीं है, तो ये दोनों तो हटा दो। अब आगे चेक करते हैं। 2,3 3 से शुरू होने वाला है, लेकिन 3 A,B है, B,A है, B,C नहीं है, तो ये भी हटाओ। तो यानी कि ये जब मैच ही नहीं किए तो ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तीसरा 2,2 3,3 ये सतुल्य है, इन्हें छुपा लो। आगे देखते हैं। 1,2 2,1 देखो, इसमें भी यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि 1,2 है, यानी कि A,B है, B,C नहीं है, B,A मिल रहा है, तो ये भी संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब ये सतुल्य का है और ये भी सतुल्य का है, इसे छुपा लो। अब बचा ये 1,2, ये उसकी तरह, ये ऊपर वाले की तरह 2 से शुरू होने वाले ही नहीं है। जब A,B B,C नहीं है तो C,A हम ढूंढेंगे कहाँ? मेन कंडीशन तो C,A की होती है कि अगर संक्रामक में C,A मिलता है तो संक्रामक है। जब B,C नहीं है तो C,A हम ढूंढेंगे कहाँ से? मेरी बात को समझो, मेरे इशारे को समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो B,C नहीं है, C,A भी नहीं होगा, तो फिर ये तो संक्रामक मान लेंगे। क्यों? क्योंकि C,A तो मिल ही नहीं सकता, इसे मान लो संक्रामक है। क्लियर है या नहीं है? इतना बताओ बस मुझे कि सर क्लियर है। कमेंट्स में जरूर बताना।
मैंने सतुल्य सममित और संक्रामक आपको लगभग 1 घंटे में क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, कल हम क्वेश्चन करेंगे और तुल्यता को भी समझेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने इतनी सारी चीजें समझा दी, आप घर पर प्रैक्टिस करना। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके लिए मैं दोबारा से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं एक दिन लेट आ पाया। क्लास 12 का मैंने 20 को बोला था, मैं 21 को आ पाया। क्यों? क्योंकि टेक्निकल इशू था बेटा, इस वजह से। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू।